वेलकम बैक टू एएम इंस्टीट्यूशंस। आज हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन ऑफ क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट की। ठीक है, तो मनी के बारे में आप सभी जानते होंगे। मनी हमारी डेली लाइफ में यूज होती है और हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो बिना मनी के नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो मनी के बदले में ही हम कोई भी सामान खरीदते हैं। ठीक है, किसी भी सामान को खरीदने जाते हैं तो उसके बदले में ही हमें कोई भी चीज़ मिलती है, तो इसलिए हम मनी को एक्सचेंज का एक मीडियम भी बोलते हैं। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो मनी के बदले में हम कोई भी सामान, कोई भी कमोडिटी, कोई भी सर्विस परचेज कर पाते हैं। तो यही आज का हमारा ये चैप्टर इसी बारे में, मनी एंड क्रेडिट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है शू सेलर का। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है हमने शू सेलर का। इस शू सेलर को अपने शू बेचने हैं और बदले में इसे अनाज चाहिए, वीट चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वीट बेचने वाला है उसे शू चाहिए हो। तो इस बार्टर सिस्टम में यही दिक्कत आती है कि ज़रूरी नहीं होता कि जिसे हमें शू बेचने हैं और हमें वीट चाहिए उसे भी हमारे शू की ज़रूरत हो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मनी का यूज़ किया जाता है। तो मनी किस लिए काम आती है? तो अगर वो शू बेचेगा किसी और को मनी के बदले में, तो उस मनी का यूज़ करके वो वीट खरीद सकता है। और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर किसी को कपड़े खरीदने हो और बदले में उसे अपने किसी दूसरी चीज़ को बेचना हो, तो चीज़ों के बदले में ये लेन देन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये हमारा आया है मनी। तो इस बार्टर सिस्टम में यही एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि लेन देन, चीज़ के बदले में चीज़ की लेन देन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर एवरीवन? बार्टर सिस्टम को ही हम क्या बोलेंगे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मनी काम आती है। मनी को आप देके कोई भी चीज़ खरीद सकते हो और मनी के बदले में ही कोई भी चीज़ आप बेच भी सकते हो किसी को। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो पुराने टाइम में क्या होता था? पुराने टाइम में ग्रेन्स और कैटल्स का यूज होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कॉइन्स आने स्टार्ट हो गए। मेटल कॉइन्स जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर के कॉइन्स आने स्टार्ट हो गए, जिनकी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आई हमारे इंडिया में, जिसे हम रुपी बोलते हैं, करेंसी आई। तो इस रुपी को हम पेपर नोट्स या फिर कॉइन्स के तरह यूज कर पाते हैं। ठीक है, आगे चल के मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आ गई, जिसे गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी गई है। गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे इशू करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर गारंटी हटा दी जाए, अगर गवर्नमेंट गारंटी को हटा दे तो इस पेपर नोट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसकी जो भी वैल्यू है वो इसी वजह से है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अथॉरिटी दी है। ठीक है, अदरवाइज गारंटी हटने के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे आपने 2016 में देखा था, मोदी ने क्या किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, इन्होंने पुराने नोट्स की वैल्यू को खत्म कर दिया था कि कोई भी अब उन नोट्स को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो उनको एक्सचेंज करने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में भी लगे थे बैंक्स की, अपने नोट्स को चेंज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जब बैंक्स में लंबी लंबी लाइनों में लगे थे तो सबने अपने नोट्स को चेंज करवा लिया था। उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, इसमें जो भी, अब आप देखेंगे, जो भी लोग अपने पैसे को, अपनी सेव किए हुए पैसे को डिपॉजिट करते हैं और अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग उसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, जो भी वो डिपॉजिट करते हैं अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग उसे निकाल लेते हैं, तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग उस मनी को निकाल पाते हैं। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से ये बैंकिंग सिस्टम में मनी काम करता है। अब जो भी मनी होती है बैंक के पास, वो सारा की सारा बैंक के पास कैश के रूप में नहीं रखा रह सकता। ठीक है, तो वो क्या करता है,
अब हम लोन एक्टिविटीज देखेंगे तो सारे के सारे पैसे को वो बैंक अपने पास एज अ कैश नहीं रख सकता, तो बैंक क्या करता है, उसे लोन के रूप में उसमें से कुछ पार्ट बोरोवर्स को दे देता है। ठीक है, तो सारा पैसा नहीं देगा वो बोरोवर्स को, कुछ पार्ट जैसे 15% उसे अपने पास एज अ कैश रखना पड़ता है, और बाकी जो पार्ट होता है वो एज अ लोन बोरोवर्स को दे देते हैं। तो सारा की सारा पैसा बैंक लोन में नहीं दे सकते हैं, उन्हें कुछ पैसा कैश में भी रखना पड़ता है, ताकि कोई भी डिपॉजिटर्स अगर आए कभी भी अपना पैसा निकालने, तो वो अपना सारा जो भी उन्हें पैसा निकालना है, जो भी अमाउंट उन्हें निकालना है, बैंक दे सके। अगर बैंक के पास कैश ही नहीं होगा तो वो बैंक उन्हें डिपॉजिटर्स को टाइम पे नहीं दे पाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, जो लोगों का विश्वास है वो बैंकों से उठ जाएगा और वो धरने पे बैठ जाएंगे। ठीक है, स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। इससे क्या होगा, बैंकिंग सिस्टम बिगड़ जाएगा और जो भी डेवलपमेंट है इंडिया की वो डेवलपमेंट रुक जाएगी। ठीक है, तो जो भी लोन के रूप में बैंक देते हैं उस पर कुछ इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं, और डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट देते हैं वो कम रेट पर देते हैं, और जो बोरोवर्स से लेते हैं वो हाई रेट पर लेते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इसी से उनकी कमाई होती है, इनकम होती है। तो क्रेडिट यही है कि रेफर्स टू एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है क्रेडिट, जो जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को कि वो टाइम पर फ्यूचर में अपनी पूरी पेमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ चुका देंगे। तो यही क्रेडिट है। एक एग्जाम्पल से जानते हैं, इसमें दो टाइप के एग्जाम्पल हैं। इसमें एक सलीम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक स्वप्ना का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लैंडर जो बोरोवर को क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, उस बोरोवर को टाइम पर अपना पूरा लोन चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो सलीम का एग्जाम्पल लेते हैं। सलीम ने एक लोन लिया, उसे ऑर्डर मिलता है 3000 शू बनाने का। अब उसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करे, पहला वो लेदर वाले से लेदर ले लेगा, और दूसरा जो भी उसको ऑर्डर मिले हैं 3000 शूज के, उनमें से 1000 शूज की पेमेंट वो पहले ही ले लेगा। तो इससे क्या होगा, वो अपने 3000 फ्यूचर में 3000 शू बना के उसको अपनी पूरी की पूरी ऑर्डर को वो कंप्लीट कर देगा, और लेदर वाले को पैसे भी चुका देगा और शू वाले को शू दे देगा। तो इससे वो अच्छा खासा बेनिफिट कमा पाता है। तो इस पूरे क्रेडिट लेने से क्या हुआ, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेता है। तो स्वप्ना के केस में क्या होता है, स्वप्ना एक बहुत छोटी फार्मर है। स्वप्ना क्या करती है, स्वप्ना एक मनी लैंडर से ही लोन लेती है, क्योंकि वो इतनी एजुकेटेड नहीं है कि वो फॉर्मल लोन ले, बैंक से लोन ले। तो स्वप्ना के केस में क्या होता है, जब वो लोन लेती है, फसल उगाती है, उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। इससे क्या होता है, वो अपना लोन जो भी उसने लिया है वो लोन नहीं चुका पाती, और वो एक कर्जे में डूब जाती है। अगर वो दोबारा भी लोन लेती है तो अगली बार उसकी फसल थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं हो पाती कि वो अपना पिछला लोन और ये वाला लोन, नया वाला लोन, दोनों की दोनों चुका पाए। तो क्योंकि उसे लोन बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी मिला होता है, इस वजह से वो अपने लोन को कभी चुका ही नहीं पाती, और इस सिचुएशन में क्या होता है, वो एक डेट ट्रैप में, मतलब कर्जे के जाल में फंस जाती है, डेट ट्रैप में फंस जाती है वो। तो स्वप्ना के केस में क्या हुआ, लोन लेने से उसकी हालत पहले से और खराब हो जाती है। तो ये था दोनों का केस। सलीम के केस में लोन लेने से उसकी हालत सुधर गई, और स्वप्ना के केस में लोन लेने से वो डेट ट्रैप में फंस जाती है। ठीक है, तो सलीम और स्वप्ना के दोनों केस आपने देख लिए। सलीम को फायदा हो गया और स्वप्ना को नुकसान। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन में रिस्क कितना है, और अगर लॉस होता है तो उसे किसी चीज का सपोर्ट मिलता है या नहीं। ठीक है, तो यही है क्रेडिट की प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट भी इंक्लूड करके तब उन्हें अपना पूरा की पूरा लोन चुकाना पड़ता है, उसे ये हम क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, लैंडर ने जो भी लोन दिया है बोरोवर को, वो अगर फॉर्मल लोन लेता है तो साथ में उसे कोलेट्रल भी रखना पड़ता है। कोलेट्रल मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अब जैसे मेघा का केस देख लेते हैं। मेघा ने एक 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है, घर खरीदा है, उसे
उसके लिए लोन लेने की जरूरत है, उसे बैंक से 12% पर लोन मिलता है और उसे कुछ हर महीने कुछ कुछ पेमेंट, कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ कुछ किस्तों में वो चुकाती है उसको, ठीक है। तो धीरे धीरे जब वो पूरा लोन अपना चुका देगी, उसके बदले में जैसे वो लोन लेती है, तो लोन ऐसे ही तो बैंक किसी को दे नहीं देता, बदले में कोलेट्रल हमें रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। तो वो अपने घर के पेपर्स रख देती है और जैसे ही वो अपना सारा लोन चुका देती है, तो उसे उसके घर के सारे पेपर जो उसने कोलेट्रल में रखे थे वो उसे वापस मिल जाते हैं, ठीक है, और घर भी उसका हो जाता है। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट को हम देख लेते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में भी आप कुछ टर्म्स पढ़ोगे, अलग अलग टाइप के क्रेडिट हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट अरेंजमेंट में हम अभी देखते हैं, शमन की क्रेडिट अरेंजमेंट को देखते हैं। शमन ने एक छोटी सी जमीन पर कुछ काम किया है, फसल उगाने का काम किया है और वो 60% पर एनम पर लोन लेता है मनी लेंडर से, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो 36% पर एनम पर लोन ले लेता है। तो ये लोन जो है वो पहले वाले लोन से काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है। तो अरुण की क्रेडिट अरेंजमेंट देख लेते हैं। अरुण क्या करता है, वो मनी लेंडर की बजाय वो बैंक से लोन लेना ज्यादा बेटर समझता है, क्योंकि बैंकों में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता है। 8.5% पर अरुण को लोन मिल गया है। तो इससे क्या हुआ है, जो वो आलू बेचेगा उस आलू को बेच भी पाएगा वो, और साथ में क्या होगा, उसे अपने आलू को रखने के लिए कुछ स्टोरेज बनवाने की जरूरत है। स्टोरेज में क्या होता है, वो अपने आलू को स्टोरेज में रख पाता है, जिससे क्या होता है, बैंक को वो अपने साथ में इंटरेस्ट को चुका भी पाता है और इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल भी वो टाइम पर अपना पूरा लोन चुका पाता है। एक और केस देख लेते हैं हम रमा का। रमा एक बहुत छोटी फार्मर है जो कि किसी और की जमीन पर खेती करती है, ठीक है। तो रमा क्या करती है, रमा ने ऐसे ही किसी मनी लेंडर से बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया है, जिसे चुकाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के लोन हो सकते हैं। कहीं पर फॉर्मल लोन्स पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है और इनफॉर्मल लेने से क्या होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता है। तो इसके लिए गरीब लोगों को भी फायदा हो, इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं, जिसमें कई लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और कुछ सेविंग्स करते हैं, ठीक है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कुछ डिपॉजिट वो करते हैं और किसी को भी अगर लोन लेने की जरूरत पड़ती है, उन पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उस पैसे से वो उस इंसान की हेल्प कर पाते हैं जिसको पैसे की जरूरत होती है। इसको वो जो भी सेविंग है उनके पास एज अ कोलेट्रल बैंक में रख के उस सेविंग को वो उस पर्सन की हेल्प करने में यूज कर पाते हैं और उस पर्सन को, जो भी उनका मेंबर होता है, उसको दे पाते हैं। तो फॉर्मल लोन और इनफॉर्मल लोन दो टाइप के होते हैं। फॉर्मल लोन जो बैंक से लिया जाता है और कोऑपरेटिव से लिया जाता है। इनफॉर्मल लोन्स मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव से आप लोग लेते हो। फॉर्मल लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है और इनफॉर्मल लोन जो होता है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। फॉर्मल लोन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करती है। टाइम टू टाइम वो निगरानी रखती है कि उसने, जो बैंक्स हैं, उसने कुछ अपने पास कैश भी रखा हुआ है और कुछ लोन में दिया। ये नहीं कि सारा की सारा पैसा वो लोन में दे दे। तो इस पूरे चीज की सारी जो ये सर्विसेज होती हैं, जो पूरा की पूरा बैंकिंग सिस्टम है, इसकी निगरानी कौन करता है, आरबीआई इसकी टाइम टू टाइम देख रेख करता है, निगरानी रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो। लेकिन इनफॉर्मल लोन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता जो कि सुपरवाइज कर सके पूरे की पूरे इस लोन के, क्रेडिट के सिस्टम को, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ भी फिक्स नहीं होता, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो डेट ट्रैप में भी फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता है। लेकिन अगर बैंक्स की तरफ जाएंगे मोस्टली लोग, तो उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा, ठीक है।
तो लोन जो मिलता है वो बैंक से, फॉर्मल लोन्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव से मिलता है। तो इस केस में जो अरुण है वो ज़्यादा समझदार है, एजुकेटेड है और उस पर कोलेट्रल के लिए रखने के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ अवेलेबल है, तो इसलिए उसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। तो 4 टाइप के लोन होते हैं। पुअर हाउस होल्ड जो होते हैं वो ज़्यादातर लोग, पुअर में क्या होता है, ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल लोन लेना पसंद करते हैं और बहुत कम फॉर्मल लोन लेते हैं। और कुछ लोग क्या है, हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स में आधा आधा कर लो, लेकिन फिर भी कम बंदे ही जो होते हैं वो फॉर्मल लोन की तरफ जाते हैं, इनफॉर्मल का फिर भी ज़्यादा है। वेल ऑफ हाउस होल्ड में ज़्यादा बैंकों से लेते हैं 72% और बाकी इनफॉर्मल से, और जो रिच पीपल होते हैं वो मोस्टली 90% लोग जो होते हैं वो फॉर्मल लोन लेते हैं और 10% इनफॉर्मल। तो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स अगर अपनी इंक्रीजिंग मतलब अपनी लैंडिंग को बढ़ा दे रूरल एरियाज में, तो इनफॉर्मल सोर्सेज की जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी, लोग उन पर डिपेंड होना बंद कर देंगे। तो अगर फॉर्मल लोन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ भी जाती है तो भी ये इंश्योर होना ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोवाइड हो, चाहे वो गरीब लोग हो चाहे अमीर हो। ठीक है, तो मेगा के केस में आपने देखा, इसमें मेगा ने अपना सारा की सारा पैसा लोन का चुका दिया और उसे अपना कोलेट्रल जो रखा था वो भी वापस मिल गया और घर भी उसका हो गया। तो उसके बाद है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो 15 या 20 मेंबर्स के होते हैं। इसमें आस पड़ोस के लोग ही काम करते हैं। सारे के सारे कुछ ना कुछ पैसे हर महीने सेव करते हैं, डिपॉजिट करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स में। उसमें ये सारे मेंबर्स क्या करते हैं, जब भी किसी मेंबर को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो अपने उसी सेविंग मनी से जो भी उन्होंने कलेक्ट की होती है उस एक बंदे को दे देते हैं जिसको इसकी ज़रूरत होती है। अगर ये भी इसका बेनिफिट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का कि अगर इन फ्यूचर उन्हें ज़्यादा लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपनी सेविंग को बैंक में दिखा सकते हैं एज अ कोलेट्रल और बैंक से वो लोन ले सकते हैं। तो ये था सेल्फ हेल्प ग्रुप के सारे बेनिफिट्स। मोस्टली जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप में लेडीज़ को फ़ायदा होता है, मोस्टली जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वुमेन्स के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है। तो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपने देखा कि कितना अच्छे से लोग इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। तो इसी के लिए बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने एक ग्रामीण बैंक बनवाया है। इस ग्रामीण बैंक में पुअर पीपल की हेल्प की जाती है, वो भी बिना किसी कोलेट्रल के। बिना कोलेट्रल के उन्हें लोन दिया जाता है और स्पेशली वुमेन के लिए ये ग्रामीण बैंक खोला गया है। ठीक है, तो इस ग्रामीण बैंक से वुमेन को, पुअर पीपल को फ़ायदा होता है, वो बिना कोलेट्रल के लोन ले सकते हैं। तो देखा आपने इस चैप्टर में, ये थी शॉर्ट रिवीजन। इस शॉर्ट रिवीजन में हमने पूरा की पूरा ये चैप्टर कवर करवाया है। क्लियर एवरीवन? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पर हमारा एक पेज है AM इंस्टीट्यूशंस के नाम से, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर। अब ये मनी एंड क्रेडिट रिवीजन भी हो चुकी है और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पूरा चैप्टर डिटेल में समझाया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। जिसके भी कोई डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।